में जब सार्वजनिक उद्यमों को प्रारंभ किया गया तो उनसे बहुत आशाएं थी। उन्होंने बहुत सारी आशाओं को पूरा भी किया, लेकिन उनकी कुछ ऐसी विफलताएं हैं जिसके लिए उनकी आज बहुत आलोचना होती है। इसलिए आज के समय में, विशेषकर 1991 के बाद, भारत में निजीकरण की बात भी होने लगी है, अर्थात सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर आज हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर रुद्र दत्त जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के प्रिंसिपल करीब 25 वर्षों से ज्यादा समय तक रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में उनका सर्वांगीण ज्ञान है। और हमारे साथ ही प्रोफेसर हजूला साहब भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और वे वहाँ के वाइस चांसलर भी थे। इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों के भी वाइस चांसलर थे और ये भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक जाने माने विद्वान माने जाते हैं और उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि इस विषय पर वे अपने ज्ञान से हमें लाभ देंगे। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर रुद्र दत्त जी से निवेदन करूंगा कि वे ये बताएं कि भारत में किन उद्देश्यों को लेकर सार्वजनिक उद्यमों को प्रारंभ किया गया था। प्रोफेसर भारत आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे औद्योगिक ढांचे के अंदर बहुत सी कमजोरियां थी। ब्रिटिश काल के अंदर कुछ उपभोग वस्तु उद्योग तो पनपे, लेकिन ब्रिटिश काल के अंदर ये चेष्टा की गई कि भारत जो है वो इंग्लैंड के ऊपर निर्भर रहे और इसलिए देश को औद्योगिक आधार नहीं दिया गया। इतने बड़े देश के लिए लोहे और इस्पात का एक कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से था। कोई इंजीनियरिंग उद्योग नहीं था, कोई इंजन बनाने का कारखाना नहीं था, कोई हवाई जहाज बनाने का कारखाना नहीं था। यानी अगर कुल मिलाकर कहें तो पूंजी वस्तु उद्योगों का पूर्णतया अभाव था। इस अभाव की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने 1956 में एक नीति घोषित की और वो नीति जो थी उसको भारत का आर्थिक संविधान कहा गया। इस आर्थिक संविधान के अधीन हमने ये कहा कि राज्य सरकार जो है वो इस बात का नेतृत्व लेगी कि देश के अंदर पूंजी वस्तु उद्योगों की स्थापना की जाए। इसलिए राज्य सरकार ने पहले 3 बड़े कारखाने लगाए, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। उसके बाद सरकार ने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई और जगह जगह पर हमने कोशिश की कि पूंजी वस्तु उद्योगों की स्थापना की जाए। तो पहला उद्देश्य जो सार्वजनिक उद्यमों का था वह यह था कि इस देश के अंदर हम पूंजी वस्तु उद्योगों में कुछ हद तक अपना स्थान बना पाए। इसी प्रकार प्रतिरक्षा के लिए देश की, हमारे देश में कोई डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में कल्पना नहीं थी। हम सब कुछ इंग्लैंड से मंगवाते थे। यह भी सोचा गया कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू से यह पूछा गया कि औद्योगिकरण का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा औद्योगिकरण का अर्थ कोई सूती वस्त्र के उद्योग या पटसन के उद्योग नहीं होते। औद्योगिकरण का अर्थ है कि हमारे देश में इस्पात बने, हमारे देश के प्रतिरक्षा उद्योग पनपे, हमारे देश के अंदर जो इंजन बनाने के कारखाने हों, रेल बनाने का सामान बने और पूंजी वस्तुओं का विकास, ये औद्योगिकरण का चिन्ह है। तो इस उद्देश्य को लेकर भारत में हमने ये सोचा कि एक देश की अर्थव्यवस्था को जोर का धक्का देना चाहिए और उस जोर के धक्का देने के लिए हमने शुरू में ये किया कि यहां पर पूंजी वस्तुओं की स्थापना करने की एक प्रथा चलाई, एक लहर चलाई और इसी से हमारे देश में
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार शुरू हुआ। बाद में ये भी हुआ कि कुछ ऐसे उद्योग भी सार्वजनिक क्षेत्र में हम ले आए जो कि पूंजी वस्तु क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के लिए 119 सूती वस्त्र के कारखाने जो थे वो घाटे में चल रहे थे और वो निजी क्षेत्र में थे। तो ये सारे के सारे लोग जो इन बीमार सूती वस्त्र के कारखानों में काम करते थे ये बेकार हो जाते। सरकार ने यह सोचा कि इन मजदूरों को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े, तो उन्होंने 119 टेक्सटाइल मिलों को अपने स्वामित्वाधीन कर लिया। तो ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में आए। लेकिन अगर हम सरकारी क्षेत्र के ढांचे की जांच करें तो लगभग 80% के करीब जो उद्योग हैं वो पूंजी वस्तु क्षेत्र से संबंधित हैं। आपके कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए शुरू में सार्वजनिक उद्यम इसलिए प्रारंभ किए गए कि वो विकास के लिए एक आधार प्रदान करेंगे, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कहते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखकर यातायात के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के क्षेत्र में और भारी मशीन बनाने के क्षेत्र में, जैसा आपने पंडित नेहरू का उदाहरण दिया कि औद्योगिकरण का अभिप्राय होता है मशीन बनाने वाले मशीन हमारे देश में बने, और इन्हीं उद्देश्यों के साथ सार्वजनिक उद्यमों को प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही आपने यह भी प्रकाश डाला कि समय के साथ, चूंकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की सरकार है और रोजगार के हित में, जो कि अगर सरकार अपने हाथ में नहीं लेती तो शायद निजी क्षेत्र से बंद कर देता, तो रोजगार की सुरक्षा के लिए जो मजदूर काम कर रहे थे वो काम में लगे रहे। सरकार ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया। तो अगर भारत में आप सार्वजनिक उद्यम को विकास को देखें तो आप पाएंगे कि शुरू में सरकार एक उद्यमकर्ता के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ा, और जब जरूरत हुआ तो स्थान स्थान पर कुछ राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसी राष्ट्रीयकरण में वित्तीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। लेकिन सार्वजनिक उद्यमों के उद्देश्य केवल इन्हीं दोनों तक सीमित नहीं है। मैं प्रोफेसर हजेला से निवेदन करूंगा कि उनका विचार क्या है जहां तक सार्वजनिक उद्यमों के उद्देश्यों का प्रश्न। आपने अच्छा मुद्दा उठाया। यहीं पर जो ये बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति की बात है, सार्वजनिक उद्यम कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे योजनाबद्ध आर्थिक विकास में एक उद्देश्य भी है कि हम सामाजिक न्याय की परिस्थिति उत्पन्न और गरीबी दूर करें और रोजगार भी दें इत्यादि। लेकिन अब इतने दिन बाद हम महसूस करते हैं कि यह कार्य केवल पूंजी पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने से नहीं पूरा हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर से केवल पूरा नहीं हो सकता था। जिसका मतलब यह था कि इसके साथ साथ हमको वेज गुड्स के प्रोडक्शन में, उन पदार्थों के प्रोडक्शन की तरफ भी अगर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं देना था तो कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से और नीतियों द्वारा ध्यान देने की जरूरत थी, वो हम नहीं दे पाए। जैसे जितना फूड प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए था, जितनी प्रति व्यक्ति पूर्ति होनी चाहिए थी, जितना रहने के सुविधाएं होनी चाहिए थी, जितना स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए थी, उनमें गुणात्मक सुधार चाहिए था, ये सब चीजें हम कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हम कुछ उद्देश्य की पूर्ति में तो कामयाब हुए, लेकिन कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में कामयाब नहीं हो सके। मार्केट में जो परिवर्तन हुआ वो कुल मिलाकर एक और समस्या उसने पैदा कर दी। जब हम वेज गुड्स की तरफ के ऊपर जोर नहीं दे पाए, क्योंकि हमने
डिमांड पैटर्न को इस तरह से अटैक करने की कोशिश नहीं की, उस पर हमला नहीं किया कि वेज गुड्स की तरफ डिमांड ज्यादा बढ़े। डिमांड तो ज्यादा बढ़ रही थी एलिटिस्ट कंजम्पशन के लिए, तो जो कंजम्पशन स्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का बन रहा था वो एक्चुअली प्रो पुअर नहीं था, वो प्रो एलिटिस्ट था। उससे दूसरी कठिनाई ये पैदा हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिसोर्सेज की भी कमी पैदा होने लगी, और जब आखिर कहीं भी कंजम्पशन बढ़े और एलिटिस्ट कंजम्पशन खासतौर से बढ़े तो जिस तरह से सेविंग्स को बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई पैदा हुई वो रिसोर्सेज की पैदा हो गई, और आज तक वो कठिनाई हमारे सामने है। तो अगर हमने कुछ कोशिश की होती कि हम वेज गुड्स की तरफ भी जोर दें तो शायद ये कठिनाई किसी हद तक हम रोक पाते। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमने मार्केट को फ्री छोड़ने की कंजम्पशन के मामले में जो नीति अपनाई वो नीति कुल मिलाकर के सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध। मैं प्रोफेसर हजेला की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि कोई भी समाज बैलेंस्ड ग्रोथ से आगे नहीं बढ़ा। सभी जगह पर जहां भी विकास हुआ है कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस तरीके से ही हुआ है, और उसमें ये कठिनाई आएगी। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि वेज गुड भी बढ़ जाएं और पूंजी वस्तुएं भी बढ़े, तो कई बार साथ साथ इतनी पूंजी उपलब्ध नहीं होती। तो किसी समय विशेष पर हमें एक उद्देश्य को ज्यादा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और तब फिर उसमें जब एक गैप पैदा हो जाता है, एक रिक्ति आती है, तो फिर दूसरा उद्देश्य भी। इसीलिए चौथी योजना से हम ये अनुभव करने लगे कि भाई आप पूंजी वस्तुओं में तो आगे बढ़ गए, वेज गुड्स में नहीं बढ़े। तो वो बाद में फिर वेज गुड्स की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। ये ठीक है कि एक साथ होता, लेकिन एक साथ किसी समाज ने भी सारी समस्याओं को हल नहीं किया। मैं उतना ही नहीं कह रहा हूं, मैं उसके आगे जाके बात कह रहा हूं कि चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न प्रो पुअर हो सकता था, जो रिसोर्सेज प्रो पुअर हो सकते थे, वो नहीं हो पाए। मैं नहीं कह रहा हूं वो नहीं हो सकता था, तो इसके माने हमको वो उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या करना कि एक गैप के बाद वो हुआ नहीं, झुकाव। अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहमत नहीं होऊंगा। मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान में कंजम्पशन पैटर्न वेज गुड्स के पक्ष में इतना ज्यादा बदले। सवाल सिर्फ यही है कि वेज गुड्स के पक्ष में पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बदले, ये भी एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न से लिंक्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आपने कहा। और जहां पर आप सोचते हो कि बाजार अर्थव्यवस्था को हम चलाएंगे, तो बाजार अर्थव्यवस्था तो जो है वो ये देखती है कि मांग किसकी है। नहीं, तो ये आप सोच रहे हैं, और पहले तो नहीं सोच रहे थे। पहले नहीं सोच रहे हाँ, थे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन गैप के बाद आया। लेकिन गैप के बाद तो आया। जैसे ही मिसेस गांधी ने गरीबी हटाओ का आंदोलन शुरू किया, तो वो एक किस्म की अभिव्यक्ति थी कि भाई अब जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और इस पर इस हद तक हमने दे दिया, बल दे दिया। अब इस बल को इस तरफ ले जाओ और बैलेंस लाने की कोशिश करो। तो रिसोर्सेज की समस्या तो जब भी थी और फिर पैदा हो गई, और ज्यादा हो गई। तो हर हालत में रहेगी। नहीं, अब ज्यादा बन गई, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आपको मालूम है ग्रोस सेविंग रेशियो हिंदुस्तान का 4-5 साल से 24% से ज्यादा नहीं हो रहा है। दुनिया के और देशों में भी बहुत ज्यादा 35% तो नहीं है, यही 22-23% सब जगह इकोनॉमीज में तो इतना ही है जी। ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में तो इतना ही बैठता है। हाँ, तो इसलिए हमारा सेविंग रेट जो है वो कोई कम नहीं है। सेविंग रेट कम नहीं है। ये सब लोग मानते हैं कि आज सेविंग रेट 24% है, 25% के करीब है, और इन्वेस्टमेंट रेट 27-28% है, और बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 30% कर लेंगे। और ये तो नहीं हो सकता कि 40% हो जाए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमको वो उद्देश्य पूरा करना था, जी हाँ, जिससे हमने शुरू किया था, ये तो एक माध्यम था कि हमने पूंजी उद्यम बनाए और ये किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन अंततः हमारा लक्ष्य तो यही था कि कुल मिलाकर के हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें कि इक्विटी हो, जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें पॉवर्टी ना हो। तो उन चीजों को तो हम नहीं पा पाए ना। और अगर हम एलिटिस्ट कंजम्पशन को बढ़ावा देते रहेंगे जैसा आप भी कर रहे हैं, मार्केट तो उसको ठीक नहीं कर रहा है, जिस बैलेंस की बात आप कर रहे हैं। एलिटिस्ट कंजम्पशन का सवाल अलग सवाल है, और इसको उससे लिंक नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज से लिंक करना। हाँ,
रिसोर्सेज से बेशक लिंक करें, लेकिन आप इस बात से लिंक नहीं कर सकते कि आपने चूंकि पूंजी वस्तुओं पर बल देना वो इलिटिस्ट कंजम्पशन नहीं है। खैर, ये एक विवाद का विषय है। मैं ये सुझाव दूंगा कि क्योंकि हमारा विषय केवल सार्वजनिक उद्यमों से ही लगा हुआ है, हाँ। और इस संदर्भ में ही सरकार के सामाजिक उत्तरदायित्व की बात आती है और वेज गुड्स और कंजम्पशन पैटर्न को उस तरफ परिवर्तन करने की बात होती है। लेकिन यहाँ हम अपने विचार को या अपने विवेचन को थोड़ा सीमित दायरे में ही रखना चाहेंगे। समय मिलेगा तो उस पर भी विचार करेंगे। मेरा यहाँ प्रश्न था, आप दोनों से ये निवेदन है कि सार्वजनिक उद्यम जिन उद्देश्यों से प्रारंभ हुए उनमें कुछ तो पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए। अब यहाँ पर हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने में भारतीय सार्वजनिक उद्यम सफल रहे हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर उदयदत्त इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने जब विकास आरंभ किया तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, खासकर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली, सिंचाई, इसके रूप में बहुत थोड़ा साधन थे, प्रगति बहुत कम थी। तो अगर आज हम उसको देखें तो देश का कोई गांव नहीं जो सड़क के द्वारा लिंक नहीं हो गया। ये एक बड़ा अच्छा प्रगति हुई है। तो हमने ट्रांसपोर्ट का विकास किया और उसमें हमारे देश में सार्वजनिक उद्यमों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के जनरेशन में सार्वजनिक उद्यमों का एक बहुत अच्छा स्थान है। तो ये बिजली के और क्षेत्र में भी इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक के साथ और भी क्षेत्र हैं, यानी तापीय बिजली भी है, जो कि बिजली के क्षेत्र में हमें बहुत अच्छा सार्वजनिक क्षेत्र का रिकॉर्ड है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एजुकेशन है। एजुकेशन का जो विस्तार हुआ है वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा कहीं अधिक हुआ है और निजी क्षेत्र ने उसमें बहुत कम योगदान दिया है। हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कहीं ज्यादा है। और कुल मिलाकर पूंजी वस्तु उद्योगों, हमारे देश में रक्षा उद्योगों, इनके विकास में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस बात को छठी योजना में ये बात स्वीकार की गई जबकि जनता पार्टी आई थी कि पिछले 30 सालों के विकास से पहले, यानी हमारे आरंभ के 30 सालों के विकास से देश को एक औद्योगिक आधार मिला। इसमें आज भी कोई दो राय नहीं है। तो ये एक सकारात्मक उपलब्धि थी जो कि हमें सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस प्रोसेस में त्रुटियां भी आएंगी, कोई भी प्लानर वो बाद में चलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक उद्यमों के जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक विकास को आधार प्रदान करने के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करते थे स्वावलंबन का, सेल्फ सफिशिएंसी का, सेल्फ रिलायंस का, जो सार्वजनिक उद्यमों ने हमें काफी सहायता पहुंचाई है। प्रोफेसर हजेला इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि जिन उद्देश्यों के लिए, सीमित उद्देश्यों के लिए हमने सीमित एक सार्वजनिक दायरे में दिए हुए को बढ़ावा दिया, खासतौर से पूंजी पदार्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो काफी हद तक उनकी पूर्ति भी हुई। लेकिन कठिनाई क्या हुई कि ये इस उद्योग के आधार पर जितना तकनीकी प्रगति होनी चाहिए थी वो हम नहीं ला सके। इतिहास ये बताता है कि जहां भी तकनीकी प्रगति हुई है वहां मुख्यतः इस वजह से हुई है कि उसमें पूंजी पदार्थ क्षेत्र काफी विस्तृत था। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि हमारे पास ऐसा क्षेत्र था। लेकिन हमने रिसर्च और इनोवेशन पे पब्लिक सेक्टर में जितना खर्चा करना चाहिए था नहीं किया। मोनोपोलिस्ट एजेंसीज रहीं,
कोई कंपटीशन नहीं रहा, और कुछ वो परिस्थितियां भी रही जो सोशल रियलिटी थी, जो वास्तविकता थी सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, गरीबी की और चीज़ों की, और ख़ासतौर से जनाधिक्य की। और उसकी वजह से चुनौती, जो तकनीकी चुनौती पैदा होती है, क्योंकि जनाधिक्य में जो तकनीकी हमको चाहिए वो उसमें नहीं चाहिए जहां जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती। तो वेस्टर्न कंट्रीज को तो ये एडवांटेज रहा कि जब उन्होंने ये मसला उनके सामने आया तो उनकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही थी, और इसलिए जनाधिक्य इतना नहीं था। हमारा तो जबरदस्त जनाधिक्य हुआ, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फिर उनका एसिमिलेशन और कैपिटल इंटेंसिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश करना, और टेक्नोलॉजी एसेंशियली कैपिटल इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारे सामने ये चैलेंज आया, बहरहाल इस चैलेंज को सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उद्यम मीट नहीं कर सके, ये कटाई उनकी रही। वस्तुतः भारत में सार्वजनिक उद्यमों ने जहां तक कमांडिंग हाइट्स अर्थात अर्थव्यवस्था के शीर्ष को प्राप्त करने का प्रश्न था, उसमें उन्हें सफलता मिली। चाहे अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को देखें, आप उद्योग को ले लें, यातायात को ले लें, वित्त को ले लें, कृषि क्षेत्र में ले लें, सर्वत्र आप सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को पाएंगे। इसके साथ ही साथ जैसा कि प्रोफेसर दत्त ने और प्रोफेसर हजेला ने बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक रहा है। हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बिल्कुल नहीं थे। जो भी आज आप देख रहे हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की ही देन है कि उन्होंने एक आधार प्रदान किया जिसके बल पर न केवल सार्वजनिक उद्यम बल्कि निजी क्षेत्र में भी उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन इतना होने के साथ आप यह भी ध्यान रखें कि उसमें एक परिस्थिति का बहुत बड़ा हाथ था। आजादी के तुरंत बाद एक इच्छा थी देश को कि हम स्वावलंबी बने। जहां तक इस उद्देश्य का प्रश्न है, इसमें सफलता मिली है और इसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब ये समस्या जो मॉडर्नाइजेशन की है, आधुनिकीकरण की है, और खासतौर से प्रौद्योगिकी की समस्या है, इस समस्या के लिए मेरा अपना मेरी राय है कि इसमें जो रोल पब्लिक सेक्टर प्ले कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्ले कर सकता। और अगर अभी मौका है कि हमारे अच्छे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो अपने रिसर्चेस को, अपने लैब्स को ज़्यादा इंटेंसिफाई करें तो कुल मिलाकर के शायद इससे परिणाम अच्छे निकल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी परिस्थिति को ज़्यादा जानते हैं। आपने सही फरमाया। इन कमियों के ऊपर अब सार्वजनिक उद्यमों का भी ध्यान गया है, और सभी जगह जिसे हम R&D कहते हैं कि शोध के तरफ, रिसर्च के तरफ, ताकि टेक्नोलॉजी में सुधार आ सके, यह आज काफी बल दिया जा रहा है। साधन की कमी तो है और साधन की कमी बनी भी रहेगी। यहाँ प्रश्न है कि जो भी उपलब्ध साधन है, हमें एक प्राथमिकता के आधार पर शोध एवं रिसर्च के क्षेत्र में भी लगाना आवश्यक होगा। तभी जाकर ये अपने पैरों पर स्वयं अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ने की स्थिति में हो सकेंगे, और हमें सदा विदेशों के ऊपर जहां तक टेक्नोलॉजी का संबंध है निर्भर नहीं रह पाएंगे।